गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 72 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हम डिस्कस कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी में। और देखिए, अब तक आपने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के मॉड मेथड सब डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें आपने डिफ्यूजन पढ़ा है, ऑस्मोसिस पढ़ा है, इम्बाइबिशन को आपने स्टडी किया है। ये भी एक स्पेसिफिक टाइप का डिफ्यूजन ही है, ठीक है। तो अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है उसको हम स्टडी करेंगे। इससे पहले इनिशियली हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के जो बेसिक्स हैं, उनके जो डिफरेंसेज हैं, उनको स्टडी कर चुके हैं। क्लियर? सो टाइटल आपका है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। देखिए स्टूडेंट्स, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है दैट इज द मास फ्लो। आप सबसे पहले इसके लिए लिख सकते हैं ये मास फ्लो प्रोसेस है। द मास फ्लो इज द फ्लो इन बल्क, मास फ्लो इज द फ्लो इन बल्क, और फ्लो इन बल्क आप ये कह सकते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंसेज विल अंडरगो द ट्रांसपोर्ट। क्लियर? अब यहां देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के जो एग्जांपल्स हैं आपके पास, वो आप पढ़ते हैं। फर्स्ट वन, ए मैं कह सकता हूं एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप की एक्टिविटी स्टूडेंट होती है, और एसेंट ऑफ सैप आप ये कह सकते हैं जाइलम ट्रांसलोकेशन को इंडिकेट करता है। जाइलम ट्रांसलोकेशन, इन द प्रोसेस ऑफ जाइलम ट्रांसलोकेशन देयर द ट्रांसफर ऑफ water and minerals mainly। तो वाटर और मिनरल्स जो सॉइल सॉल्यूशन से एब्जॉर्ब किए गए, ये वाटर और मिनरल्स जाइलम सैप के फॉर्म में आपने पढ़ रखा है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो रिप्रेजेंट करता है एसेंट ऑफ सैप, और एब्जॉर्ब किया हुआ कंटेंट एरियल पार्ट तक ट्रांसफर होता है। क्लियर? सेकंड आपके पास है फ्लोएम ट्रांसलोकेशन, या जिसको फूड ट्रांसलोकेशन आप कहेंगे, फूड ट्रांसलोकेशन। एंड स्टूडेंट्स, दिस फूड ट्रांसलोकेशन विल कॉल एज द फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। और जो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन है, इसमें आप जानते हैं शुगर सब्सटेंस और सुक्रोज सॉल्यूशन बेसिकली सोर्स से सिंक को ट्रांसफर होता है, सोर्स से सिंक को ट्रांसफर होता है। ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब देखिए, जो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन है वो फूड मटेरियल का ट्रांसफर कर रहा है, और जो एसेंट ऑफ सैप है वो वाटर और मिनरल को ट्रांसलोकेट कर रहा है। ये प्लांट्स में अंडरग्राउंड पार्ट्स जो रूट्स हैं वहां से लेकर एरियल पार्ट्स तक है, और ये आप कह रहे हैं एरियल पार्ट से लेकर अंडरग्राउंड पार्ट्स तक प्लांट में ट्रांसफर को या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को, ट्रांसलोकेशन को मैनेज करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, एसेंट ऑफ सैप जो है उसके लिए आपके पास एक्टिविटीज कौन सी हैं। एसेंट ऑफ सैप परफॉर्म करने के लिए प्लांट को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप कहेंगे एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले प्लांट को एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा। ये एब्जॉर्प्शन जो है वो है वाटर एंड मिनरल्स अपटेक, वाटर एब्जॉर्प्शन एंड मिनरल्स अपटेक। ये आपको स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ना है। इसके अलावा जब एब्जॉर्ब कर लिया, तो एब्जॉर्ब करने के बाद आप कहेंगे यूनिडायरेक्शनल मोमेंट में अपवर्ड ट्रांसलोकेशन इसको शो करना होता है। अपवर्ड ट्रांसलोकेशन जो जाइलम कैविटी के थ्रू होता है, और इसी को हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। और इसके साथ एक थर्ड एक्टिविटी और स्टूडेंट्स यहाँ कोऑर्डिनेट करती है, जो इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज द ट्रांसपीरेशन। वो क्या है? ट्रांसपीरेशन है। और आप ये कहेंगे ये जो ट्रांसपीरेशन है, दिस ट्रांसपीरेशन इज एग्जैक्टली द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये लॉस ऑफ वाटर जो है वो वाटर वेपर के फॉर्म में होता है। तो मैं ये भी लिख सकता हूं, दिस इज द एवापोरेशन ऑफ water
मेनली फ्रॉम लीव्स, फ्रॉम लीव्स। लीव्स जो है वो मेन ट्रांसपायरिंग ऑर्गन होती हैं, इसलिए मैंने वहां लिख दिया है मेनली फ्रॉम द लीव्स। सो स्टूडेंट्स, आपके पास एब्जॉर्प्शन, वाटर और मिनरल्स का अपटेक करेगा, रूट सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्प्शन के बाद इसको अपवर्ड ट्रांसलोकेशन में ले जाया जाएगा। जस्ट आफ्टर एब्जॉर्प्शन आप ध्यान रखिए वहां एक स्पेसिफिक पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है जिसको आप कहते हैं रूट प्रेशर। तो यहां इसके साथ ही जो एब्जॉर्प्शन की एक्टिविटी है इसके साथ ही हम स्टडी करेंगे रूट प्रेशर। ठीक है, ये चार्ट में इसलिए बना रहा हूं जिससे एक ओवरव्यू आपको बिल्कुल क्लियर हो। जो अपवर्ड ट्रांसलोकेशन और असेंट ऑफ सैप होता है, इस असेंट ऑफ सैप में स्टूडेंट्स आपको पढ़ना है कोहेशन, एडहेशन, कोहेशन, एडहेशन फोर्सेज, क्लियर। और इसके बाद फाइनली जो वाटर कंटेंट है वो ट्रांसपिरेशन में चला जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है दोनों ही, असेंट ऑफ सैप में आपने कहा इन एक्टिविटीज के थ्रू कोऑर्डिनेट ये कर पाएंगे हम, और फूड ट्रांसलोकेशन में आप जानते हैं फूड ट्रांसलोकेशन का जो प्रोसेस है उसमें जो लीव्स हैं, ये लीव्स फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होती हैं, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं, और फोटोसिंथेसिस में जो शुगर सब्सटेंस बनता है, ये शुगर सब्सटेंस आप कहेंगे सुक्रोज सॉल्यूशन के फॉर्म में ग्लूकोज बनता है, नॉन रिड्यूसिंग फॉर्म सुक्रोज के फॉर्म में ये सोर्स से सिंक को ट्रांसफर होता है। तो सोर्स यहाँ क्या है, लीव्स है। ठीक है, यहाँ से सिंक को ट्रांसफर होता है। अब देखिए जो एसेंट ऑफ सैप है इसके लिए आप जानते हैं ये ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। और जो फूड ट्रांसलोकेशन है इसके लिए आप मेंशन कर सकते हैं इट इज द बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल। तो ये बाई डायरेक्शनल होगा और साथ में आप कह सकते हैं क्या होगा, मल्टी डायरेक्शनल। ये इस तरीके से फूड ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस परफॉर्म करवाया जाता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आप एसेंट ऑफ सैप और फूड ट्रांसलोकेशन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट परफॉर्म कर रहे हैं। अगली बात देखिए, आप जानते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एलडीटी always occurs under the influence of physical forces या फिर आप कह सकते हैं प्रेशर। जो फिजिकल फोर्सेज और प्रेशर है उनके इन्फ्लुएंस में ये कंप्लीट करवाया जाता है, क्योंकि प्लांट में बहुत बड़ी क्वांटिटी में ये सब्सटेंसेस ट्रांसफर होते हैं। अब इतना ज़्यादा क्वांटिटी प्लांट में ट्रांसफर करने के लिए एनर्जी की अगर रिक्वायरमेंट हो तो एनर्जी प्लांट के पास सफिशिएंट नहीं है। एनर्जी जनरेट करने का कोई इतना स्पेसिफिक सिस्टम प्लांट में नहीं है कि इतनी एनर्जी जनरेट करके प्लांट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस स्टूडेंट्स कर सके। इसलिए प्लांट ने इसके लिए जो अल्टरनेट ऑब्टेन किया वो अल्टरनेट क्या था कि प्लांट इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को फोर्सेज, फिजिकल फोर्सेज और प्रेशर की हेल्प से कर लेता है। ये फिजिकल फोर्सेज और प्रेशर की हेल्प से ही आप कहेंगे लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं। ठीक है, अब इस लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रांसपोर्ट में देखिए, जैसे मैंने कहा था एब्जॉर्प्शन हुआ, तो देखिए वाटर कंटेंट एब्जॉर्ब किया गया, मिनरल्स एब्जॉर्ब किए गए। मिनरल और वाटर कैसे अपटेक में लाया जाता है ये हम बाद में बात करेंगे। इनको एब्जॉर्ब किए जाने पर जैसे ही रूट्स में वाटर कंटेंट आता है, वाटर मॉलिक्यूल्स आता है, तो रूट्स में एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होता है स्टूडेंट्स, वो रूट प्रेशर है, एंड दैट रूट प्रेशर पुश द वाटर कंटेंट इनटू द जाइलम कैविटी ऑफ स्टेम। स्टेम की जाइलम कैविटी में ये जो रूट प्रेशर है ये वाटर कंटेंट को पुश कर देता है। अब देखिए यहाँ वाटर कंटेंट बढ़ाया जा रहा है, तो जो एक्टिविटी वाटर को इंक्रीज करे उसको हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, और जो एक्टिविटी वाटर को डिक्रीज कर दे या वाटर अमाउंट डिक्रीज कर दे उसको हम नेगेटिव वैल्यू डिस्कस करते हैं। तो जैसे देखिए रूट प्रेशर जाइलम कैविटी में वाटर कंटेंट बढ़ा रहा है। लाइट इंटरप्शन स्टूडेंट से हाँ जी,
तो स्टूडेंट्स, जो एक्टिविटी एग्जैक्टली वाटर कंटेंट को या वाटर की जो अमाउंट है उसको इंक्रीज कर दे, तो रूट प्रेशर क्या कर रहा है, वाटर कंटेंट बढ़ा रहा है कंटिन्यूसली जाइलम कैविटी में, तो ये एग्जैक्टली पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। और जैसे ही असेंट ऑफ सैप में वो कंटेंट जाता है तो फाइनली आप कह रहे हैं ट्रांसपीरेशन के थ्रू इसका लॉस हो जाता है। ट्रांसपीरेशन के थ्रू जब वाटर लॉस में लाया जाता है तो ट्रांसपीरेशन के थ्रू ये पुलिंग फोर्स से डिफ्यूज आउट करवाया जाता है लीव्स के थ्रू। ये मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। वाटर पोटेंशियल जहां हमने डिस्कस किया था वहां हमने बात की थी कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वाटर कंटेंट जहां भी एंटर करता है या वाटर कंटेंट की अवेलेबिलिटी होती है, लेकिन जो जाइलम कैविटी है उस जाइलम कैविटी में एक नेगेटिव टेंशन क्रिएट होता है बिकॉज वाटर कंटेंट को कंटिन्यूसली पुल किया जाता है जिससे लीव्स से उसको बाहर किया जा सके, और कंटिन्यूसली उसको बाहर किया जाना नेगेटिव प्रेशर को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस है। अब इसके बाद आप ये देखिए जो फूड ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस है, इस फूड ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस में भी एग्जैक्टली सोर्स और सिंक के बीच का ये रिलेशनशिप है। यहां भी एक बात मैं आपको बता दूं, फिर हम डिटेल में अलग अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे। फूड ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस में भी जो सोर्स है उस सोर्स पर शुगर कंटेंट बनता है, या जो शुगर कंटेंट वहां बनता है वाटर उसमें ऐड होने से सॉल्यूशन बन जाता है, तो वहां हाई आप कहेंगे टर्गर प्रेशर के एरिया से लो टर्गर प्रेशर के एरिया में कंटेंट फ्लो करता है, या फिर आप कहेंगे हाई वाटर पोटेंशियल के एरिया से लो वाटर पोटेंशियल के एरिया में कंटेंट फ्लो करता है, हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एरिया से लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एरिया में वाटर कंटेंट शुगर सॉल्यूशन फ्लो में जाता है। तो ये एग्जैक्टली किसके अंडर में हो रही है, फिजिकल फोर्सेज और प्रेशर के इन्फ्लुएंस में ही एक्टिविटी हो रही है। तो इस तरीके से स्टूडेंट किसी भी टाइप का एनर्जी एक्सपेंडिचर इन दोनों ही एक्टिविटीज में नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखिए वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं यहां ले रहा हूं ट्रांसपीरेशन, जिससे एक जो ट्रांसपीरेशन एक्टिविटी है उसको कंप्लीट करने के बाद हम फर्दर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की जो फिनोमिनन है दोनों ये सेपरेटली डिस्कस कर सकें। ट्रांसपीरेशन में पहले आपसे डिस्कस करूंगा, ट्रांसपीरेशन के ठीक बाद हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड अपटेक ऑफ मिनरल्स, और उसके ठीक बाद हम डिस्कस करेंगे ये दोनों जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की मेथड हैं, प्रोसीजर कैसे है, कैसे ये परफॉर्म करवाए जाते हैं, इनकी बात हम स्टूडेंट्स करेंगे। लाइट इंटरप्शन रहा, तो देखिए अब आप डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या है, तो आप कहते हैं ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर। ट्रांसपीरेशन, देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांसपीरेशन आप कह रहे हैं लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, जैसा अभी मैंने डिस्कस किया था, वाटर का लॉस वाटर वेपर के फॉर्म में होता है, ये आप ध्यान रखें। तो मैं ये भी कह सकता हूं इट इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर, वाटर डिफ्यूज आउट होता है, बार बार हम बात करते आ रहे हैं, डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल ऑर्गन्स या प्लांट ऑर्गन्स। ठीक है, सरफेस छोड़ देता हूं, एरियल ऑर्गन्स, और इनमें बेसिकली देखिए आप बात कर रहे हैं लीव्स की। ठीक है, देन ट्रांसपीरेशन इज एन एसेंशियल इविल। ट्रांसपीरेशन इज एन एसेंशियल इविल। कोल्टेज का स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, ये एसेंशियल इविल क्यों है, क्योंकि ट्रांसपीरेशन का होना जरूरी है। मैक्सिमम ट्रांसपीरेशन विल लीड द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। एसेंशियल इविल क्यों कहा गया, तो आप ये कहेंगे मैक्सिमम ट्रांसपीरेशन लीड्स मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। मैक्सिमम ट्रांसपीरेशन विल लीड्स द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन।
ठीक है। तो ऑब्वियस है प्लांट को मैक्सिमली एब्जॉर्ब करना है वाटर कंटेंट, अब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन वो करेगा, ऊपर से रिलीज करता रहेगा, तो आप ये कह सकते हैं वाटर कंटेंट एब्जॉर्ब करता रहेगा, ठीक है। इसके बाद आप कहेंगे जो ट्रांसपिरेशन है, ये देखिए ओनली 1 to 2% ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर, ये कुछ इंफॉर्मेशन से स्टूडेंट्स नोट करते रहे आप, ओनली 1 to 2% ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर यूटिलाइज्ड और यूज्ड इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, used in metabolic activities। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं मैक्सिमम जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जा सकता है। तो ट्रांसपिरेशन में कितना गया, आप कहेंगे मोर देन 90%। ट्रांसपिरेशन जो है इसमें आप कहेंगे मोर देन 90% ऑफ वाटर कंटेंट, मोर देन 90% ऑफ वाटर रिलीज इन एटमॉस्फेयर। और अगर इस डेटा के बेसिस पे हम बात करते हैं तो आप ये कह सकते हैं मोस्ट ऑफ टाइम 98 to 99% वाटर कंटेंट विल रिलीज इन द एटमॉस्फेयर। इसका मतलब प्लांट जितना एब्जॉर्ब करता है उसका मैक्सिमम वाटर कंटेंट कहाँ रिलीज कर देता है स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर में प्लांट रिलीज कर देता है। क्लियर, कोई डाउट इसमें नहीं है आपको। फिर देखिए नेक्स्ट, जो वाटर कंटेंट प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, वाटर कंटेंट जो प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है ये ट्रांसपिरेशन में ले जाता है। और ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है उसके 3 बेसिक टाइप्स हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, 3 टाइप्स, ठीक है, जिसमें फॉलियर ट्रांसपिरेशन है, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन है और आप कहेंगे लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन है। 3 टाइप्स। फर्स्ट स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। This stomatal transpiration is also known as the foliar transpiration. Clear? Second one आप कह सकते हैं cuticular transpiration. ठीक है, और थर्ड वन आप कहेंगे lenticular transpiration. Lenticular ट्रांसपिरेशन। तो देखिए ये टाइप्स हम यहां डिस्कस करेंगे। ट्रांसपिरेशन आपने कहा द लॉस ऑफ वाटर, वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर लॉस होता है, सो इट इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स और एरियल ऑर्गन्स। और एरियल पार्ट्स या फिर आप कह सकते हैं सरफेस ऑफ द एरियल ऑर्गन्स, और ये एरियल ऑर्गन्स बेसिकली स्टूडेंट्स हैं लीव्स। फिर लिखा आपने द ट्रांसपिरेशन इज एन एसेंशियल इविल, तो ये मैंने कहा था कर्टिज ने कहा था, ये स्टेटमेंट है कर्टिज, बॉटनिस्ट हैं, नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक स्टेटमेंट और मिलता है आपको, द ट्रांसपिरेशन इज द अनअवॉइडेबल इविल, ये स्टीवर्ड का था। एसेंशियल इविल की जगह अगर अनअवॉइडेबल इविल आपको लिखा हुआ मिलता है, अनअवॉइडेबल वर्ड लिखा हुआ मिलता है, तो ये स्टेटमेंट था स्टीवर्ड, ठीक है। वैसे ये ऑल्डर रेफरेंसेज हैं, नहीं पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी भी मेंशन नहीं करती, इसलिए ज़्यादा हम इनको डिटेल में बात नहीं करते। उसके बाद आपने कहा ट्रांसपिरेशन एसेंशियल इविल क्यों है, अनअवॉइडेबल इविल क्यों है, तो लॉजिक आपके पास ये है मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन विल लीड्स द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। तो प्लांट को अगर मैक्सिमम वाटर कंटेंट एब्जॉर्ब करना है तो मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपने कहा जो वाटर कंटेंट प्लांट एब्जॉर्ब करता है उसका सिर्फ 1 से 2%, ओनली 1 to 2% ऑफ वाटर कंटेंट यूज्ड इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। प्लांट अपनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करता है उसमें सिर्फ 1 to 2% वाटर कंटेंट यूज करता है। तो 98 से 99% तक इवन कई बार प्लांट का जो वाटर कंटेंट है, प्लांट के थ्रू जो वाटर कंटेंट है वो ट्रांसपिरेशन में जाता है। ऑलमोस्ट ऑर्डिनरी कंडीशंस में आप कह सकते हैं 90% से ज्यादा, ठीक है।
अभी जो ट्रांसपीरेशन है, ये ट्रांसपीरेशन के बेसिक कैटेगरीज आपने डिवाइड की, 3 टाइप ऑफ ट्रांसपीरेशन है, जिसमें सबसे पहले आप कह रहे हैं स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। देखिए स्टूडेंट्स, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन जो है वो मोस्ट कॉमन है, इसी को आप फोलियर ट्रांसपीरेशन भी कह सकते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन ठीक है, ऑल्सो नॉन एज द फोलियर ट्रांसपीरेशन, क्योंकि फोलियर पार्ट और लीव से होता है, occurs through stomata of leaves, occurs through the stomata of leaves। और जो टोटल ट्रांसपीरेशन नेचर में स्टूडेंट्स हो रहा है उसका 80 से 90% आपको ये मिल जाएगा। जो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन है वो आप ये कह सकते हैं 80 to 90% ऑफ टोटल। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है, आप ये जानते हैं जो लीव्स हैं उन पर स्टोमेटा की प्रेजेंस होती है, और जो स्टोमेटल एपरेटस हैं उन स्टोमेटल एपरेटस के थ्रू होने वाला जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस है, उस ट्रांसपीरेशन प्रोसेस को हमने स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन कहा है। ये लीव्स मेनली इसमें ट्रांसपायरिंग ऑर्गन होती हैं, इसलिए स्टूडेंट्स इसको फोलियर ट्रांसपीरेशन भी हम कह रहे हैं। जो फोलियर ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस है वो लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू होता है, और जितना ट्रांसपीरेशन नेचर में हो रहा है प्लांट्स के थ्रू उसका 80 से 90% आप ये कह सकते हैं कौन सा ट्रांसपीरेशन है, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन ही है। क्लियर? इसके अलावा देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात, जो फोलियर ट्रांसपीरेशन है, कई बार आपको ये दिखा हुआ मिल सकता है, एक स्पेसिफिक रेफरेंस ध्यान रखें आप। जैसे फोलियर ट्रांसपीरेशन आपसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में मान लो पूछा जाए तो फोलियर पार्ट लीव्स है, ठीक है। अब इन फोलियर पार्ट लीव्स में आपको अगर स्टोमेटा एंड क्यूटिकल ये अलग अलग दे तब तो आपका आंसर स्टोमेटा होना चाहिए, लेकिन दोनों अगर आपको साथ मेंशन करके दे दे तो आप आंसर टिक कर सकते हैं, बिकॉज द स्टोमेटा एंड द क्यूटिकल बोथ आर द पार्ट ऑफ लीव्स। और फोलियर पार्ट जो लीव्स है उन पे क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, हालांकि उससे वाटर कंटेंट का लॉस बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं लिटिल बिट अमाउंट जो है वाटर का वो क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन में चला जाता है या क्यूटिकल के थ्रू लॉस में जा सकता है। इसके बाद अगला स्टूडेंट्स आप कहेंगे क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। तो इसमें मैं कह सकता हूं जो क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एपिडर्मल सरफेस या फ्रॉम एपिडर्मल सरफेस ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एपिडर्मल सरफेस ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। अब जो प्लांट ऑर्गन्स हैं उनकी एपिडर्मल सरफेस से वाटर का लॉस होता है अबाउट 8 to 9% ऑफ टोटल। ये आप कह सकते हैं टोटल का 8 से 9% हो सकता है, और मेनली आपको ये देखने को मिलेगा मेनली इन हर्बेशियस प्लांट्स, मेनली इन हर्बेशियस प्लांट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मेनली जो हर्बेशियस प्लांट्स हैं उन हर्बेशियस प्लांट्स में आप कहेंगे ये जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस है ये आपको मिल जाएगा, और टोटल का 8 से 9% होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एपिडर्मल सरफेस ऑफ द प्लांट ऑर्गन। उसके बाद देखिए लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन आप पढ़ रहे हैं। देखो लेंटिकल्स की प्रेजेंस कहां होगी, सबसे पहले तो आप ये देखें, वुडी स्ट्रक्चर्स contain lenticles, woody structures contain lenticles। ये जो lenticles हैं ये नेचुरल ओपनिंग है, नेचुरल ओपनिंग, और इन नेचुरल ओपनिंग को आप लेंटिकल कहते हैं।
ये नेचुरल ओपनिंग जो है इनके थ्रू लॉस ऑफ वाटर होता है, इनकी प्रेजेंस। वुडी स्टेम, वुडी स्ट्रक्चर जैसे आपने बोला तो वुडी स्ट्रक्चर में आप कहेंगे स्टूडेंट्स स्टेम, स्टेम के अलावा आप कह सकते हैं कुछ वुडी फ्रूट पेरिकार जो है यहां भी इनकी प्रेजेंस हो सकती है। ठीक है, तो इनके थ्रू जो है वो वाटर का लॉस होगा और 1 to 2% या फिर नेग्लिजिबल अमाउंट वाटर लॉस आप कहेंगे लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन में होता है। लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन में वाटर लॉस नेग्लिजिबल या 1 to 2% ऑफ द टोटल। तो ये देखिए बेसिकली आपके पास स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन और लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन आपके पास था। ये 3 मेन टाइप्स थे। यहाँ एक और पॉइंट आपको क्लियर रखना चाहिए, स्टोमेटा और लेंटिकल। देखो यहाँ जो लेंटिकल मैंने लिखा है लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन में, ये लेंटिकल और स्टोमेटल का स्टोमेटा ये दोनों ही नेचुरल ओपनिंग है प्लांट की। तो लेंटिकल एंड स्टोमेटा बोथ आर द नेचुरल ओपनिंग। तो यहां लिख देता हूं स्टोमेटा एंड लेंटिकल। देखिए ये दोनों ही क्या है, बोथ नेचुरल ओपनिंग, बोथ आर द नेचुरल ओपनिंग। क्लियर? स्टोमेटा एंड लेंटिकल दोनों नेचुरल ओपनिंग हैं जिनके थ्रू वाटर लॉस स्टूडेंट्स होता है। देखो अब इससे आगे हम बेसिक स्टोमेटल स्ट्रक्चर पढ़ते हुए फिर उसके बाद में आते हैं प्रोसेस पे, ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस पे। तो ये सब मैं हटा रहा हूं। स्टोमेटा, मेनली स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन लीव्स और मोनोकोट और डाइकोट प्लांट्स में आप अगर जानते हैं तो आपको पहले से ये सब पता है कि मोनोकोट प्लांट्स में जो आइसोबाइलेटरल टाइप ऑफ लीव्स होती हैं उनकी दोनों सरफेस पर स्टोमेटा की प्रेजेंस होती है, और जो डाइकोट प्लांट्स हैं उनमें डॉर्सिवेंट्रल लीव्स होती हैं जिनमें लोअर सरफेस पर स्टूडेंट्स स्टोमेटा की प्रेजेंस होती है। स्टोमेटल एपरेटस क्या है, स्टोमेटा के बारे में भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए स्टोमेटा को थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोमेटा, आप कह रहे हैं दिस स्टोमेटा इज द नेचुरल ओपनिंग। ठीक है, ये स्टोमेटा नेचुरल ओपनिंग है। स्ट्रक्चरल रेफरेंस अगर स्टूडेंट्स देखें तो आप ये कहेंगे स्टोमेटा में गार्ड सेल्स प्रेजेंट होंगी और इन गार्ड सेल्स के साथ एडजॉइनिंग सेल्स के फॉर्म में सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इनके सारे स्पेसिफिकेशंस अभी मैं लिखूंगा इसमें। ये आप कहेंगे गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स, और ये सब सब्सिडरी सेल्स हैं। जो गार्ड सेल्स हैं ये इनर वॉल आप कहेंगे थिक होगी और आउटर वॉल इनकी थिन होती है। ये होगा स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर। ये स्टूडेंट्स गार्ड सेल्स, ये जो हैं सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, तो जो गार्ड सेल्स स्टोमेटल पोर हैं ये स्टोमेटल एपरेटस बनाते हैं। ठीक है, आप कहेंगे स्टोमेटल एपरेटस, और जो स्टोमेटल एपरेटस है इसमें इंक्लूड क्या क्या किया गया, इसमें आपने कहा जीसी गार्ड सेल प्लस स्टोमेटल पोर
ठीक है, और ये जो है सराउंडेड बाय सब्सिडरी सेल्स, सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। ये स्टूडेंट्स स्टोमेटल पोर होता है। अब देखो जो लीव्स हैं, मोनोकोट और डाइकोट में डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मोनोकोट प्लांट्स, इन मोनोकोट प्लांट्स में आप कहेंगे स्टोमेटा on both surface of leaves, stomata on the both surface of leaves, clear है। डाइकोट प्लांट्स सब आप नोट करते रहें, जितने इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उतने सब मैं मेंशन करूंगा यहाँ। मोनोकोट प्लांट्स में आप कहें स्टोमेटा ऑन द बोथ सरफेस, और ये जो है ये मोनोकोट प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो क्या कही जाती हैं, आइसो बाइलैटरल लीव्स। स्टूडेंट्स ये होगी आइसो बाइलैटरल लीव्स, क्लियर है। उसके बाद डाइकोट प्लांट्स में आप देखें तो ये आपके पास है डॉर्सी वेंट्रल लीव्स, और जो डॉर्सी वेंट्रल लीव्स होती हैं, इन डॉर्सी वेंट्रल लीव्स में स्टोमेटा अकर ओनली एट द लोअर सरफेस। स्टोमेटा only at lower surface, lower surface पर स्टोमेटा प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद जो मोनोकोट प्लांट्स हैं इनमें देखिए जीसी या गार्ड सेल्स जो होती हैं वो स्पेसिफिकली एनसीईआरटी ने भी मेंशन किया है, डंबल शेप्ड होती हैं स्टूडेंट्स, डंबल शेप्ड, क्लियर। तो आप देख सकते हैं वहां कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी ये डंबल शेप हो, इस तरीके से वहां गार्ड सेल्स की प्रेजेंस होती है जिसको हम कह रहे हैं डंबल शेप, ठीक है। ये मोनोकोट प्लांट्स में है। डाइकोट प्लांट्स में यही जो गार्ड सेल्स हैं जीसी, ये आप कह रहे हैं बीन शेप्ड, क्लियर, ये बीन शेप्ड होती है। फिर देखो अगली इंपॉर्टेंट बात, गार्ड सेल और जीसी, जीसी में लिख रहा हूं गार्ड सेल्स के लिए, ये एपिडर्मल सेल्स होती हैं स्टूडेंट्स, एपिडर्मल सेल्स। लेकिन जो एपिडर्मिस की सेल्स हैं उनसे ये डिफरेंट होती हैं, क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, कंटेन क्लोरोप्लास्ट, कंटेन क्लोरोप्लास्ट, सो डिफर फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल्स, differ from other epidermal cells, ठीक है। आप कह रहे हैं क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती हैं इसलिए जो अदर एपिडर्मल सेल्स हैं उनसे डिफरेंट होती हैं। यहां जो क्लोरोप्लास्ट इनमें प्रेजेंट होता है दैट इज डिफर फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट ऑफ सब्सिडरी सेल्स। तो यहां क्लोरोप्लास्ट के केस में कह सकते हैं ये जो स्टोमेटल एपरेटस है इसके क्लोरोप्लास्ट इसके लिए आप लिख सकते हैं डाइमॉर्फिज्म, ये शो करता है। आगे बात करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए जो गार्ड सेल्स हैं ये सब्सिडरी सेल से वाटर अपटेक करती हैं, रिसीव करती हैं, और जब गार्ड सेल्स या जीसी टर्जिड कंडीशन में आ जाती है, इफ गार्ड सेल्स आर टर्जिड
तो टर्जिड कंडीशन में आने का मतलब आप कहेंगे स्टोमेटा ओपन हो जाता है, और जब जीसी या गार्ड सेल फ्लैसिड कंडीशन में होती है तो स्टूडेंट्स ये फ्लैसिड कंडीशन में होने का मतलब ये हुआ स्टोमेटा विल क्लोज्ड। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग मैकेनिज्म है, ये भी आपको सेपरेटली डिस्कस करनी है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो एपिडर्मल सेल गार्ड सेल्स हैं, मैंने अभी कहा था आपको कि एपिडर्मल सेल्स ही हैं लेकिन क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती हैं, इसलिए बाकी के सेल से ये डिफरेंट होती हैं। ये जो गार्ड सेल्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती हैं, इसके बावजूद भी ये नॉन फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, जीसी हेटेरोट्रॉफिक, या फिर आप कह सकते हैं जीसी जो हैं वो क्या होती हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, ये नॉन फोटोसिंथेटिक होती है। ठीक है, ये नोट करें आप, आगे की स्पेसिफिकेशंस में डिस्कस कर रहा हूं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए जो गार्ड सेल्स हैं इनका अगला स्पेसिफिकेशन है प्रेजेंस ऑफ सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स, प्रेजेंस ऑफ सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स। और सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स जो है उनका रेडियल अरेंजमेंट होता है। ठीक है, एग्जाम में भी क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, आप एक बात ध्यान रखें इस तरीके से। ये देखिए जो गार्ड सेल्स हैं, इन गार्ड सेल्स में सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स का रेडियल अरेंजमेंट होता है, और ये जो रेडियल अरेंजमेंट है ये ओपनिंग और क्लोजिंग मैकेनिज्म जो स्टोमेटा है उसको असिस्ट करता है। सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स रेडियली अरेंज्ड assist opening and closing of stomata. It assists the opening and closing of the stomata. ठीक है, तो देखिए क्या होगा जब गार्ड सेल टर्जिड कंडीशन में आती है तब आपने कहा स्टोमेटा ओपन होता है, तो ये इस तरीके से स्ट्रेच कर देता है इसको। क्लियर, इस तरीके से गार्ड सेल्स को स्ट्रेच करता है और ये जो कैविटी या पोर है ये ओपन हो जाता है। सो स्टोमेटल पोर की जो ओपनिंग है इसको असिस्ट किया जाता है रेडियली अरेंज्ड सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स के थ्रू। ये स्टूडेंट्स एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें ये सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल है। इसके बाद अगली बात देखिए, जो गार्ड सेल्स हैं जीसी है, आपने कहा इनकी जो पोजीशन है, मैं कुछ बेसिक डिफरेंसेस डिस्कस कर रहा हूं, इनकी पोजीशन जो है वो आप ये कह रहे हैं एपिडर्मल है। ठीक है, लेकिन जो सब्सिडरी सेल्स हैं एससी, इनकी पोजीशन अगर आप देखें तो आप ये कहेंगे दे सराउंड गार्ड सेल्स। ठीक है, ये गार्ड सेल्स को सराउंड करती हैं। गार्ड सेल्स ये जीसी ऑलवेज पेयर में प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट इन ए पेयर, प्रेजेंट इन ए पेयर, ऑलवेज स्टूडेंट्स ये पेयर में प्रेजेंट होती हैं, जबकि सब्सिडरी सेल्स आप कह सकते हैं यूजुअली 4 cells or more surround the guard cells। ठीक है, गार्ड सेल्स को ये सराउंड करती हैं। फिर अगर आप देखें तो जो गार्ड सेल हैं उनकी फंक्शनिंग क्या है, आप कहिए गार्ड सेल मेंटेन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, और जो सब्सिडरी सेल होता है स्टूडेंट्स, ये सब्सिडरी सेल्स आप कहेंगे असिस्ट द जीसी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट जीसी। गार्ड सेल्स को ये प्रोटेक्ट करती हैं, उनको असिस्ट भी करती हैं, सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं, प्रोटेक्ट और प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोवाइड
सपोर्ट। क्लियर? इसके अलावा देखिए गार्ड सेल्स और सब्सिडरी सेल्स की जो फंक्शनिंग रेफरेंसेज हैं उनमें अगर आप देखें तो सब्सिडरी सेल्स जो हैं वो अभी आपने कहा था असिस्ट करती हैं, तो एक तरीके से एक स्पेसिफिक पॉइंट में लिख सकता हूं, सब्सिडरी सेल्स प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट फॉर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, फॉर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। जैसे आप आयन चैनल्स की बात करें तो आयन चैनल्स जो हैं K+H+ आयन एक्सचेंज थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे, जो स्टोमेटल ओपनिंग के लिए मोस्ट एक्सेप्टेड और मॉडर्न थ्योरी है, तो इस गार्ड सेल से ही सब्सिडरी सेल में ये ट्रांसफर होते हैं। वाटर कंटेंट गार्ड सेल से ही सब्सिडरी सेल में ट्रांसफर होता है। तो एक तरीके से जो सब्सिडरी सेल्स हैं वो सब्सिडरी सेल्स गार्ड सेल्स को ओपनिंग के लिए रीइंफोर्समेंट देती हैं, उनको आप ये कह सकते हैं वहां से रीइंफोर्समेंट मिलता है, जिससे वो अपना स्टोमेटल जो प्रोसेस है, स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोसेस है, उसको रेगुलेट कर सकें। ठीक है? इसके बाद आप कहेंगे स्टूडेंट्स जो गार्ड सेल्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती हैं, बट रुबिस्को एंजाइम की जो एब्सेंस है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ रुबिस्को दे डू नॉट सिंथेसाइज द फूड मटेरियल। ठीक है? तो लीफ में प्लेट लाइक स्ट्रक्चर लीफ है, उसमें आप कह सकते हैं एपिडर्मल पोर्शन ये है, लीफ की मीजोफिल सेल्स जो होती हैं वो आप जानते हैं फोटोसिंथेटिक होती है। ठीक है? अगली बात, स्टोमेटा के थ्रू एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है जिसमें डिफ्यूजन की बात मैंने शुरू में की थी, डिफ्यूजन के टाइम ही आपसे डिस्कस किया था, H2O एंड CO2 डिफ्यूज simultaneously H2O and CO2 diffuse simultaneously through the same स्टोमेटा, या जो सेम पोर है उसके थ्रू स्टूडेंट्स आप कह रहे हैं साइमल्टेनियसली ये डिफ्यूज हो जाती हैं या डिफ्यूजन हो जाता है। ठीक है? तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, इसको थोड़ा सा आप और देख लें। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जब प्लांट फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करता है तब वो CO2 एब्जॉर्ब करता है, CO2 का इंटेक करता है, वो स्टोमेटल पोर के थ्रू या स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू ही होता है, और एट दैट टाइम प्लांट जो है वो ट्रांसपिरेशन की एक्टिविटी जब करता है तो वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर लॉस भी करता है। तो स्टोमेटा के थ्रू आप ये कह सकते हैं, या स्टोमेटल जो पोर है स्टूडेंट्स, इस स्टोमेटल पोर के थ्रू एट ए टाइम H2O एंड CO2 डिफ्यूज होते हैं साइमल्टेनियसली। मैंने लिखा था इधर, ये कैसे हो रहा है, CO2 अपटेक फॉर फोटोसिंथेसिस, PS लिख रहा हूं मैं, एंड H2O ये आप कह रहे हैं लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन, ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। तो जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो आपको जो NCERT ने मेंशन किया है, करके दिया है, उसमें बहुत क्लियरली ये लिखा गया है कि एक सब्सटेंस का जो डिफ्यूजन है वो दूसरे सब्सटेंस के डिफ्यूजन से इंडिपेंडेंट होता है, और इसीलिए ये दोनों डिफ्यूज हो जाते हैं। आप ये कहेंगे इनकी जो डिफ्यूजिंग नेचर है या डिफ्यूजन कोफिशिएंट जो है, दैट विल डिफ्यूजन कोफिशिएंट इज डिफर, मतलब इनकी दोनों की जो डिफ्यूजिंग नेचर है वो डिफर है, इसलिए एट ए टाइम एक ही स्टोमेटल पोर से ये जो है वो क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर? तो ये स्टूडेंट्स आपके पास स्टोमेटल स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक बातें थी, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ डिस्कस नहीं करना है, NCERT में इतना ही मेंशन किया गया है, उसको आप पढ़ लें। अब इसके बाद मैं आऊँगा मैकेनिज्म पर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांसपीरेशन के रेफरेंस में आपको पूछा जाता है कई बार, ये वर्ड्स आपको लिखे हुए मिलते हैं, एक पोरोमीटर और एक पोटोमीटर, ये भी दोनों आपको क्लियर होने चाहिए। पोरोमीटर आप ये कह सकते हैं ये
सरफेस एरिया डिटेक्ट करता है दैट कंटेन स्टोमेटा। इट डिटेक्ट द सरफेस एरिया दैट कंटेन स्टोमेटा। और जो पोटोमीटर है ये आप कह सकते हैं यूज टू मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, used to measure the rate of transpiration। जो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन है उसको मेजर करने के लिए स्टूडेंट्स इसको यूज किया जाता है, फोटोमीटर, और ये आप ध्यान रखें पोरोमीटर। क्लियर? तो ये देखिए आपके पास स्टोमेटल जो स्ट्रक्चर्स हैं उन सब की डिटेल थी, और स्टोमेटल स्ट्रक्चर्स के साथ आपको इनके जो और स्पेसिफिकेशंस थे वो सब मैंने बताए। मैकेनिज्म ट्रांसपीरेशन की जो मैं बात कर रहा था, देखिए नेक्स्ट लेक्चर में ही हम डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म स्टोमेटा भी इसमें इन्वॉल्व करनी है। क्लियर? हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल रेगुलेशन। तो स्टोमेटल रेगुलेशन में आपको स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग का जो प्रोसेस है इसको स्टडी करना है, इसको डिस्कस करना है। और इसमें देखिए एक मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है एक्टिव K प्लस H प्लस आयन एक्सचेंज या K प्लस आयन अपटेक, या फिर आप कहते हैं K प्लस H प्लस आयन एक्सचेंज। ठीक है, K प्लस H प्लस आयन एक्सचेंज, इस थ्योरी की बात हम करेंगे। K प्लस H प्लस आयन एक्सचेंज थ्योरी के अकॉर्डिंग किस तरीके से स्टोमेटा जो है उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टूडेंट्स रेगुलेट की जाती है। तो देखिए स्टोमेटल ओपनिंग आप जानते हैं एट द टाइम ऑफ डे होती है। स्टोमेटल ओपनिंग आप कहेंगे कब होगी? डे टाइम। और स्टोमेटल क्लोजिंग जो है वो आप कहेंगे स्टूडेंट्स नाइट टाइम होगी। ठीक है, इन डार्क और नाइट टाइम। तो डे और नाइट में कौन से मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं गार्ड सेल्स में, उन गार्ड सेल्स में होने वाले चेंजेज को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए आप ये जानते हैं, ये किसी एक गार्ड सेल को मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, और जो गार्ड सेल है इस गार्ड सेल में होने वाले मेटाबॉलिक चेंजेस को हम डिस्कस करेंगे, जिससे आप ये क्लियर कर सकें कि किस तरीके से स्टोमेटल रेगुलेशन का प्रोसेस परफॉर्म करवाया जाता है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ डे टाइम है, आप स्पेसिफिकली ब्लू लाइट का इंपैक्ट देखते हैं। ठीक है, और आपने अब तक ये पढ़ रखा है कि ब्लू लाइट जो है वो स्टोमेटल ओपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो होता क्या है, डे टाइम में आप कहेंगे जो पीएच का वैल्यू है वो हाई हो जाएगा। पीएच वैल्यू हाई, CO2 कंसंट्रेशन लो। ठीक है, डे टाइम में ऐसा होगा, पीएच वैल्यू हाई एंड CO2 कंसंट्रेशन लो। तो अगला स्टेप हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, यहां से जो स्टार्च इन गार्ड सेल्स में है वो हाइड्रोलाइसिस में चली जाएगी। स्टार्च हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, एंड फाइनली इट विल प्रोड्यूस द मैलिक एसिड। अब ये जो मैलिक एसिड का फॉर्मेशन है ये भी थोड़ा सा सेपरेटली आपको पता होना चाहिए। हम ये कहते हैं जो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे है उससे फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनता है, PEP।
फॉस्फोइनोल पाइरुवेट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाता है और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से आप ये कह सकते हैं क्या बन जाता है, मैलिक एसिड। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट आपको पता है ग्लाइकोलाइटिक पाथवे का सेकंड लास्ट इंटरमीडिएट फॉर्म है। यहां से क्या बना स्टूडेंट्स, मैलिक एसिड। अब ये जो मैलिक एसिड है ये मैलेट आयंस और H+ आयंस में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। यहां से K+ आयंस की एंट्री होगी और H+ आयंस स्टूडेंट्स यहां से एग्जिट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो K+ और मैलेट जो हैं ये दोनों मिलकर यहां फॉर्मेशन करेंगे पोटेशियम मैलेट का। पोटेशियम मैलेट का फॉर्मेशन होने से आप देखिए इन गार्ड सेल्स की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स इंक्रीज हो जाएगी। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से ये सराउंडिंग से आप कहेंगे वाटर कंटेंट ले लेती हैं, ये होगा एंडो ऑस्मोसिस और एंडो ऑस्मोसिस होने से यहाँ टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, टीपी टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा। गार्ड सेल्स में स्टूडेंट्स टर्जिडिटी आएगी और टर्जिडिटी गार्ड सेल्स में आने से फाइनल रिजल्ट आपके पास आया कि जो स्टोमेटा है वो क्या हो जाएगा, ओपन। स्टोमेटा ओपन। ठीक है, पोटेशियम मैलेट का जब फॉर्मेशन हो रहा था तो इससे आपने कहा गार्ड सेल्स की जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है उस ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में क्या आया, इंक्रीज आया। आप इसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू जो है वो यहाँ इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ द हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। और इस केस में इस तरीके से स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्च से मैलिक एसिड का जो फॉर्मेशन है, स्टार्च हाइड्रोलाइसिस हुआ, इससे मैलिक एसिड का जो फॉर्मेशन है ये स्टूडेंट्स यहां गार्ड सेल्स की कंसंट्रेशन को चेंज करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, ये हमने लिया है गार्ड सेल। इस गार्ड सेल में ये चेंजेज होते हैं। इसके अलावा एक और कॉमन पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जो K+ आयंस हैं अगर उनकी क्वांटिटेटिव इंक्रीज हो जाता है या क्वांटिटी बहुत बढ़ जाती है तो क्लोराइड आयंस स्टूडेंट्स यहां एंटर करते हैं, ये क्लोराइड आयंस इनको बैलेंस कर जाते हैं। अदरवाइज जो पोटेशियम है या पोटेशियम आयंस हैं वो पोटेशियम मैलेट बनाते हुए गार्ड सेल्स की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा। तो आपने देखो ये इफेक्ट पढ़ा एट द टाइम ऑफ डे और इन द टाइम ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखिए डार्क टाइम में क्या क्या चेंजेज होते हैं तो उस पे हम आते हैं। डार्क टाइम में स्टूडेंट्स क्या होगा, जैसे डार्क होगा तो CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। मैं कह रहा हूं एट द टाइम ऑफ डार्क होने से आप कहेंगे CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो ये जो इंक्रीज्ड CO2 कंसंट्रेशन है इससे एब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ABA फॉर्मेशन, और एब्सिसिक एसिड को आपने एंटी ट्रांसपेरेंट में स्टूडेंट्स डिस्कस किया था। एब्सिसिक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है, ये एंटी ट्रांसपेरेंट है। एब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन होने से आप ये कहेंगे ये K+ आयन अपटेक को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है या ब्लॉक कर देता है। अब K+ आयन अपटेक को ये इनहिबिट कर देगा तो ऑब्वियस है जो पोटेशियम मैलेट कंसंट्रेशन बढ़ा रहा था अब पोटेशियम मैलेट का फॉर्मेशन नहीं होगा और कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होगी। तो ऐसा करने से K+ आयंस का इनहिबिशन तो हो ही गया, अपटेक इनहिबिशन। K+ आयंस बाहर आएंगे और H+ आयंस अंदर जाएंगे। H+
K+, ठीक है। तो देखिए प्रोसेस उल्टा हो गया, जैसा पहले हो रहा था उसका ऑपोजिट आप देख रहे हैं, प्रोसेस आपके सामने आ गया है। ऐसा होने से मैलिक एसिड का जो फॉर्मेशन है वो होगा, वो स्टार्च में कन्वर्ट होगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ नाइट ये मैलिक एसिड जो है वो स्प्लिट यहां नहीं होकर, K+ आयंस की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप ये कहेंगे मैलिक एसिड जो प्रेजेंट है इसका कन्वर्जन वापस हो जाएगा स्टार्च में, और ऐसा होने से जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है, ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स डिक्रीज हो जाएगी, जो यहाँ देखिए इंक्रीज हुई थी। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डिक्रीज होने से फाइनली एक्जो ऑस्मोसिस होगा, एक्जो ऑस्मोसिस होगा, और एक्जो ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है, ऐसा होने से गार्ड सेल्स फ्लैसिड कंडीशन में आ जाएंगी, गार्ड सेल्स फ्लैसिड कंडीशन में आ जाएंगी, और फ्लैसिड कंडीशन में आने से आप कहेंगे स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। ये देखिए प्रोसेस और मैकेनिज्म होती है, ठीक है। तो जो K+ आयन अपटेक है, देखिए K+ आयन अपटेक मैंने लिखा है, तो आप ये बात ध्यान रखें, K+ आयन अपटेक जो होता है ये एक्टिव प्रोसेस होगा। K+ आयन अपटेक इज बेसिकली द एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास K+ H+ आयन एक्सचेंज है, K+ H+ आयन एक्सचेंज थ्योरी, इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड K+ H+ ion exchange theory, most accepted और ऑथेंटिक थ्योरी है, ठीक है। तो देखिए फिर से मैं समराइज कर रहा हूं, एट द टाइम ऑफ लाइट और डे ब्लू लाइट की अवेलेबिलिटी में बेसिकली स्ट्रोमेटा खुलते हैं, क्योंकि ये स्टिमुलस रिसीव करता है, तो पीएच वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। पीएच वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब H+ आयंस की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए। तो यहां से देखिए होगा क्या, जो स्टार्च है उसका हाइड्रोलाइसिस होने लगेगा और वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। यहाँ जो मैलिक एसिड है स्टूडेंट्स वो मैलेट आयन में और H+ आयंस में टूट जाएगा। अब मैलेट जो है वो अंदर आने वाले पोटेशियम के साथ पोटेशियम मैलेट बना देगा, तो ये एक्टिव अपटेक होता है पोटेशियम का। पोटेशियम आयंस जो है इनका होगा इन्फ्लक्स, पोटेशियम आयंस अंदर आएंगे इन्फ्लक्स, और H+ आयंस का होगा इफ्लक्स, H+ आयंस बाहर जाएंगे। अब पोटेशियम मैलेट जो बन गया तो गार्ड सेल्स जो हैं उन गार्ड सेल्स का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ने से स्टूडेंट्स आप कहेंगे एंडो ऑस्मोसिस होगा, वाटर कंटेंट एंटर यहां करेगा, और एंडो ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है इससे गार्ड सेल्स टर्जिड कंडीशन में आएंगी, टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी स्ट्रोमेटा को ओपन करवा देगी। क्लियर? एट द टाइम ऑफ नाइट या डार्क क्या इंपैक्ट आता है, CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज्ड है, एब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जो एंटी ट्रांसपेरेंट है, ये स्टोमेटल क्लोजर लीड करवाता है। तो कैसे, जैसे एब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन यहां हुआ तो आप ये कह सकते हैं K+ आयन अपटेक जो है वो इनहिबिट हो जाएगा और K+ आयंस जो हैं वो गार्ड सेल से वापस सब्सिडरी सेल्स में बाहर मूव करने लगेंगे। तो देखिए यहां इन्फ्लक्स था, यहां इफ्लक्स हो जाएगा, मतलब ऊपर जो रिएक्शन आपने देखी है, जो एक्शन आपने देखा है सॉरी, उसका ऑपोजिट आपको देखने को मिलेगा। और यहां जो मैलिक एसिड है ये मैलिक एसिड स्टार्च में कन्वर्ट होना शुरू होगा, ठीक है। यहां स्टार्च फॉर्मेशन होने से ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डिक्रीज होने से एक्सोऑस्मोसिस, और एक्सोऑस्मोसिस गार्ड सेल्स को फ्लैसिड कंडीशन में ला देगा और यहां फाइनली स्ट्रोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज। तो ये स्ट्रोमेटल क्लोजर इस तरीके से स्टूडेंट्स आ जाता है, ठीक है। तो स्ट्रोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म आपने इस लेक्चर में डिस्कस किया, जो रेगुलेशन में बेसिकली हमारे से पूछा जाता है, ठीक है। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है ये पूछ लिया जाता है। गार्ड सेल्स की अल्टीमेटली जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है, गार्ड सेल्स का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उस पर डिपेंड करता है कि गार्ड सेल्स टर्जिड होंगी या फ्लैसिड कंडीशन में जाएंगी। तो गार्ड सेल्स का स्टूडेंट्स टर्जिड होना और फ्लैसिड होना अल्टीमेटली स्ट्रोमेटल रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
क्लियर? तो आपने देखिए यहाँ स्टोमेटा का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के बाद आपने स्टोमेटल एपरेटस और उसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं उन सबको डिस्कस किया। एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आते रहे हैं। स्टोमेटा में स्पेसिफिकली जो गार्ड सेल्स में माइक्रोफाइब्रिल्स का अरेंजमेंट है, जो रेडियली अरेंज्ड माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, जो स्पेसिफिक रेडियल ओरिएंटेशन माइक्रोफाइब्रिल्स का है, वो स्टोमेटल ओपनिंग में हेल्प करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। मोनोकोट और डाइकोट प्लांट्स में जो गार्ड सेल्स उनका शेप आप अलग अलग डिस्कस कर चुके हैं, रेस्पेक्टिवली डंबल शेप और आप कहते हैं किडनी और बीन शेप जो है वो प्रेजेंट होंगे डाइकोट प्लांट्स में। तो इस तरीके से स्टोमेटल एपरेटस से रिलेटेड रेफरेंसेज और उसके बाद में फाइनली मैकेनिज्म ऑफ द स्टोमेटल रेगुलेशन, स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म आपने डिस्कस कर लिया है। तो ये स्टूडेंट्स आपका पोर्शन स्टोमेटल रेगुलेशन और ओपनिंग और क्लोजिंग मेथड या मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। अब इसके बाद फर्दर हम डिस्कस कर पाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में एसेंट ऑफ सेप के बारे में। एंजॉय द फिजियोलॉजी। थैंक यू।